प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के भारत का जो स्वतंत्रता है 15 अगस्त 1947 तक का, इसके मध्य हुए जो विभिन्न घटनाक्रम है या जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, उन सभी के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आप सभी जानते हैं कि 1600 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका शासन 1600 ईस्वी से लेकर के 1857 की क्रांति होने तक चलता रहा। और उसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और उसके बाद ये जो शासन था ये ब्रिटेन के हाथों में आ गया। यानी कि सीधे सीधे हम जो उपनिवेश थे वो एक कंपनी के उपनिवेश ना होकर के अंग्रेजों के उपनिवेश बन गए। 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये इतिहास। 10 मई 1857 को भारत में पहली बार जो 1857 की क्रांति होनी थी, इसका एक रूपरेखा रखी गई थी। लेकिन 10 मई 1857 से पहले ही अप्रैल के महीने में जो मंगल पांडे था, उनके द्वारा बैरकपुर एक छावनी पड़ती है मेरठ के पास, तो उन्होंने वहाँ से इस क्रांति को समय से पूर्व प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण जो मंगल पांडे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम भी दिया गया। उस समय जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, उन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा। जो 1857 की क्रांति है, ये 10 मई को मेरठ से शुरू होकर के संपूर्ण देश में फैल गई, जिसमें आपका दिल्ली हो या बिहार हो या अन्य क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से नेतृत्व किया। इस क्रांति के पश्चात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भले ही उसमें मृत्यु हो गई, हीरोज़ ने उनकी हत्या कर दी, उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात भारत में जो अन्य नेता थे, उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी तरीकों के स्थान पर शांतिवादी तरीकों को अपनाना प्रारंभ किया। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज विद्वान थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उन्होंने की थी। और जबकि इसका पुराना जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का संस्थापक कौन था, तो वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। और स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। उसके पश्चात अगली घटना जो होती है महत्वपूर्ण, वो होती है आपकी 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये भी पूछा जाता है लॉर्ड कर्जन का संबंध किस विभाजन से है, तो ये बंगाल विभाजन से है। या बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। इस विभाजन के विरोध में लुई हेनरी विवियन डिरोजियो ने एक यंग बंगाल आंदोलन भी उस समय चलाया था। तो यहाँ बात करते हैं बंगाल का विभाजन क्यों हुआ। जो बंगाल था वो एक प्रांत हुआ करता था, जैसे अवध प्रांत था या बॉम्बे प्रांत था, उसी प्रकार से अलग अलग प्रांत हुआ करते थे भारत में। तो जो बंगाल था वो भी एक प्रांत था और इस प्रांत का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 में। जो पश्चिमी बंगाल है उसको आज हम पश्चिम बंगाल एक राज्य के रूप में भारत में जानते हैं, और जो पूर्वी बंगाल था उस पूर्वी बंगाल को 14 अगस्त 1947 को जिस समय पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ, उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। तो पूर्वी बंगाल का नाम परिवर्तित करके पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया, जो कि 16 दिसंबर 1971 में पूर्वी बंगाल जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाया था, स्वतंत्र होकर के बांग्लादेश के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसकी इसी समय की घटना मैं आपको बता दिया है मैंने कि लुई हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन भी चलाया गया था। दिसंबर 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में। ढाका आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में है वर्तमान में। इस मुस्लिम लीग की स्थापना अजीमुल्ला और आगा खान नाम के दो व्यक्तियों ने की और इसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिमों के हितों की रक्षा करना। उसके पश्चात 1907 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ सूरत में, सूरत जो कि गुजरात में है। और इसी समय कांग्रेस में फूट पड़ी और कांग्रेस का विभाजन भी हो गया। कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल के रूप में हुआ। गरम दल के जो नेता थे या उग्रवादी जो नेता थे, उनमें लाल बाल पाल का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के नेता थे। जबकि उदारवादी नेताओं में आपके गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी, अन्य लोगों को इसमें शामिल किया जाता था। तो कांग्रेस का सूरत विभाजन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि कांग्रेस एक संगठन था भारत में और इसमें फूट पड़ गई, दो दलों में विभक्त हो गया। ये दिसंबर 1907 की घटना है। आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार का नाम दिया गया। और इस समय जो दिल्ली थी उसको भारत की राजधानी बनाया गया।
13 फरवरी 1931 से ये जो राजधानी थी इसको पूर्ण रूप से घोषित कर दिया गया। जबकि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत के वो हुआ करते थे वाइसराय। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में। उसके पश्चात दूसरी महत्वपूर्ण घटना होती है 1914 से 18 के बीच में। जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका प्रारंभ होता है 1914 में और ये 1918 तक चलता है। 1918 में वारसाई की अपमानजनक संधि के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत होता है। इसी समय 1915 में 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, आप सभी जानते हैं, एक मुकदमे के सिलसिले में, और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जाकर सत्याग्रह का प्रयोग किया। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना भी की। लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित हुए, रस्किन से प्रभावित हुए, थोरो से प्रभावित हुए और 1915 में इन्होंने गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत में प्रवास किया। और 9 जनवरी को भारत आने के कारण 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण घटना थी वो थी 1916 का होम रूल लीग की स्थापना। तो 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसको एनी बेसेंट और जो बाल गंगाधर तिलक थी इन दोनों ने अपने अपने स्तर से शुरू किया। इसके अलावा जो कांग्रेस था वो गर्म दल नरम दल में जो बटा हुआ था, इसका विभाजन और तीव्र हो गया और इसके और भी अन्य भागों में इसका विभाजन होना प्रारंभ हो गया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इससे पहले 1918 में एक एक्ट पारित किया गया था, रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में लागू किया गया। और इसी समय की घटना है 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी लागू किया गया भारत में। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 का है और इसको अंजाम देने वाला व्यक्ति था जनरल डायर। जनरल डायर की हत्या शहीद उधम सिंह ने की है, जो कि उधम सिंह नगर उत्तराखंड में एक जिला भी है। इन्होंने लंदन जाकर के इस जनरल डायर की हत्या की थी। और इसमें एक प्रश्न याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमीशन का गठन भी किया गया था। जलियांवाला बाग कांड के पश्चात जो जनरल डायर थे उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि भी दी गई थी। आगे देखते हैं 1919-20 के टाइम पर। 1919-20 में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और ये मुख्य रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध था, जो कि मुस्लिम लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसी समय 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का भी प्रारंभ किया गया और यह असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध था, किसी प्रकार का सहयोग न करना। जो असहयोग आंदोलन था इसका कार्यक्रम यह था कि इसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया गया। इसके अलावा जो बच्चे थे उन्होंने विद्यालय छोड़ दिए, जो वकील थे उन्होंने अदालतें छोड़ दी और लोगों ने अपने निर्णय लेना स्वयं कर लिया। पंचायती राज जैसी व्यवस्था उस समय प्रारंभ होने लगी थी। इसके अलावा सभी प्रकार के सरकारी कार्यों में उनका असहयोग किया जाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हो गया, क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था। 5 फरवरी 1922 को जो आंदोलनकारी थे उन्होंने एक थाने को घेर करके उसमें आग लगा दी, जिसमें करीब 21-22 पुलिस वाले जिंदा जल गए, जिसके कारण 1922 में जो ये चौरी चौरा कांड था ये हुआ और असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। गांधी जी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन अहिंसात्मक था, लेकिन चौरी चौरा कांड होने के कारण ये अब अहिंसात्मक नहीं रह सका, जिसके कारण अब इसे वापस लेना ही सही होगा और उस समय हमको असफलता का सामना करना पड़ा। आगे देखते हैं 1923 में। 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक पार्टी की स्थापना की गई भारत की स्वतंत्रता के लिए, वो था स्वराज पार्टी। स्वराज का अर्थ होता है स्वतंत्रता। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था, तो चित्तरंजन दास, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। 1924 में मोपला दंगे हुए, जिसको हम मोपला विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसमें हिंदू और मुस्लिमों के बीच बहुत भयंकर दंगे अंग्रेजों के द्वारा करवाए गए और ये दंगे जो थे मालाबार के क्षेत्र में हुए थे, याद रखिएगा। उसके पश्चात 1927 में, इसके बीच में 1925 की एक घटना भी आती है 5 अगस्त 1925 में। उसमें ये काकोरी कांड हुआ था। काकोरी एक रेल थी, उसमें डकैती हुई थी और काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। 25 अप्रैल 1925 की घटना को 5 अगस्त 1925। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया और ये साइमन कमीशन भारत आया, जिसके बाद साइमन कमीशन के वापस भेजने के लिए नारे लगाए गए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और इसी समय जो लाला लाजपत राय थे उनके सर पर लाठियाँ पड़ने से उनकी मृत्यु भी होती है। साइमन कमीशन को वापस भेजने का एक महत्वपूर्ण कारण था कि साइमन कमीशन के जो सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे। आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया था। तो उस समय 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस या स्वराज दिवस मनाने की सहमति हुई और 1929 के पश्चात 26 जनवरी 1930 को भारत में पहला स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था।
उसके पश्चात 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च का प्रारंभ साबरमती से हुआ और ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पर पहुंच करके समाप्त हुआ। दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा चला गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था नमक कानून को भंग करना। अंग्रेजों ने नमक पर भी कर लगा दिया था, जिसको समाप्त करने के लिए गांधी जी के द्वारा लगभग 240 किलोमीटर लंबी एक दांडी मार्च की गई, मार्च में यात्रा की गई और ये साबरमती से दांडी तक इसका आयोजन किया गया था। इसी समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन का लंदन में आयोजन किया गया नवंबर 1930 में और इसी समय गांधी जी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है विनम्रतापूर्वक अवज्ञा करना, कहना न मानना, यानी कि जो आदेश अंग्रेज सरकार हमें दे रही है उनको न मानना। ये भी हमारा 1930 में ही प्रारंभ हुआ था। अगली घटना देखते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो सेंट्रल हॉल था वहाँ लंदन में, उसमें बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी दी गई। 23 मार्च को आज भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। दांडी मार्च के समय जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तो ये कहा जाता है कि गांधी जी चाहते तो उस समय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी से बचा सकते थे और गांधी इरविन समझौते के मध्य एक समझौते के रूप में एक शर्त रख सकते थे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को छोड़ दिया जाए, क्योंकि गांधी जी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ उसमें एक शर्त ये भी थी कि राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाएगा और अंततः उनको छोड़ दिया गया। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और इसी समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आंदोलन भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया लंदन में और इसी समय 2 वर्ष पश्चात ही 1930 से 32 के समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया। 1932 में गांधी जी के द्वारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया और इसी समय पूना पैक्ट, जो कि महात्मा गांधी और अम्बेडकर के मध्य सीटों के आरक्षण के बंटवारे को लेकर था, वो समझौता हुआ। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पूना पैक्ट का संबंध किससे है, तो गांधी, अम्बेडकर, इसे याद रखिएगा। किस संबंध में था ये सीटों के आरक्षण से संबंधित था और 1932 में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया। याद रखिएगा 1930, 31 और 32 में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। अगला देखते हैं। 4 अगस्त 1935 को भारतीय शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ, जिसका अधिकांश भाग भारतीय संविधान में भी लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 1937 में क्या हुआ। 1937 में फरवरी के महीने में पहली बार भारत में आम चुनाव हुए, जो कि उपनिवेश रहते हुए हुए थे केंद्रीय विधानमंडल के लिए। इसमें 11 में से 7 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई और उसकी सरकार बनी। 1939 में जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने से 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ और इसी समय जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। यहाँ एक बात याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने भारत से भाग करके विभिन्न देशों में भारत की स्वतंत्रता के लिए शरण मांगी और उनसे सहायता मांगी। हिटलर भी उनमें से एक था जिससे इन्होंने मांगी थी। तो भारत से भागते समय सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक नाम रखा था। सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम रखा था ऑरलैंडो मोसेट्टा और इस छद्म नाम से ये भारत से भाग करके अन्य देशों को गए थे। 1940 की घटना को देख लेते हैं। 8 अगस्त 1940 में अंग्रेजों के द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव लाया गया था और भारत को स्वतंत्र करने के संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत किए गए, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। 1941 में जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने भारत को छोड़ दिया और ये यहाँ से विदेश चले गए। 21 मार्च 1942 को भारत में क्रिप्स मिशन आया, जो कि भारत में असफल रहा, क्योंकि इसके जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे और साथ ही साथ इनकी जो भावनाएं थी उसमें किसी भी तरह से भारत को स्वतंत्र करना स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता था। 1942 में गांधी जी और क्रिप्स मिशन के मध्य वार्ता होती है और वार्ता के पश्चात गांधी जी निर्णय लेते हैं कि ये जो क्रिप्स मिशन है ये दिवालिया बैंक के समान है, चेक के समान है, जिसके भुगतान बैंकों की जो इच्छा होगी उस पर होगा। इस प्रकार से उन्होंने कथन कहा। 8 अगस्त 1942 को भारत में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ और ये आंदोलन भारत में बहुत तेज़ी से फैला और फैलने के पश्चात जो स्वतंत्रता थी वो 15 अगस्त 1947 को भारत को प्राप्त हुई। इसके पश्चात आप सभी जानते हैं भारत में कैबिनेट मिशन की स्थापना भी हुई थी और उसके आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण भी प्रारंभ हुआ। 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के पश्चात भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर को आज भी हम संविधान दिवस के रूप में 2015 से मनाते आ रहे हैं। भारत में 26 जनवरी 1930 का दिन क्योंकि स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, इसलिए भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। प्यारे बच्चों, ये तो कुछ जानकारियाँ थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में। आशा है आपको ये वीडियो फिर से पसंद आएगा, उपयोगी सिद्ध होगा।
अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।